हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि जो अक्सर पूछा जाता है, बीओई में भी पूछा जाता है, आपके कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं किसी भी जगह पे आप एज ए एक्सपीरियंस बेस पर या फिर एज ए फ्रेशर बेस पर भी तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और हर वो शख्स जो कि टेक्निकली कॉम्पिटेंट है, प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली, तो वो इन चीजों को जरूर पूछता है। तो क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है या फिर इस किस तरीके से हम विदाउट एनी हीट एडिशन, बिना किसी हीट एडिशन के वेट स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बहुत बार पूछा जाता है कि हाँ डायरेक्टली पूछ ले या फिर बोले कि हाँ कैसे हम वेट स्टीम को सीधे सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट एडिशन नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि हाँ हीट एडिशन के द्वारा ही हमारा फेज चेंज होता रहता है, चाहे वो वेट स्टीम हो तो फिर उसके बाद सेचुरेटेड स्टीम एंड देन सुपर हीटेड स्टीम। लेकिन अगर हम हीट एडिशन ही नहीं करते हैं तो फिर कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कई जगह पूछा जाता है और फिर आप उसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, कुछ पता है लेकिन अगर आप इसके बारे में आप आंसर भी दोगे इस चीज को ना, तो फिर वो उसके अंदर जाते हैं कि हाँ क्या होता है, कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें चेंजेस होते हैं। तो ये सारी चेंजेस, ये सब चीजें जो है काफी कुछ अपने आप में लिए हुए हैं। ये हम बात कर रहे हैं अपने थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है? एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब कि इसके जो हम टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब चीजें हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इन सब चीजों के बारे में हम इसके बिहेवियर्स के बारे में कि हाँ इसके हर एक प्रेशर और हर एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कितना चेंजेस आते हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में हम जब जो रीड करते हैं, इसके बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं इसका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जो थर्मल एनर्जी के रूल्स को फॉलो करता है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या क्या चेंज होगा या फिर ये कैसे अपना बिना एनी हीट एडिशन के वेट स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करता है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है समझने का रैंकाइन साइकिल, और रैंकाइन साइकिल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लेना। तो हमारे पास रैंकाइन साइकिल का टीएस डायग्राम और एचएस डायग्राम भी है, इसके द्वारा समझेंगे हम। और हमें अपना पता है कि हमें अपने पावर प्लांट में क्या होता है, नॉर्मली थ्रॉटलिंग क्या होता है कि किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हम प्रेशर और फ्लो को कंट्रोल करते हैं। हमने क्या करते हैं, अगर हम अपने प्लांट की बात करें तो हमने बॉयलर से स्टीम जनरेट किया, जो भी 80-90 केजी का प्रेशर है, हम अपने गेज प्रेशर की बात कर रहे हैं, 80-90 केजी प्रेशर है, और वहां से हमने फिर क्या किया, अपने स्टीम के लिए भेजा टरबाइन, स्टीम भेजा टरबाइन में। लेकिन उसके बीच में हमें कई जगह लोअर प्रेशर के स्टीम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चाहे वो अपना हम क्या करते हैं, चाहे वो हमारा इजेक्टर हुआ, जीएससी हुआ, या फिर कहीं पर्जिंग करना होता है, या फिर हमको गन को एटमाइज करना होता है, एचएफओ अगर एचएफओ यूज कर रहे हैं फ्यूल में तो वहां एटमाइजेशन करना होता है, और कहीं कहीं लोअर प्रेशर में 3 से 4 केजी में पर्जिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि 80 केजी से लेकर के 3 से 4 केजी के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, ये हमारा होता है थ्रॉटलिंग के द्वारा, क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और फिर वो प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, ये फिनोमिना हम वाटर में भी करते हैं, सेम फिनोमिना हम अपना एयर में भी करते हैं। जहां हमको इंस्ट्रूमेंट एयर की या सर्विस एयर की जरूरत पड़ती है वहां भी हम इस चीज को फॉलो करते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट हम उसको थ्रॉटल करके उसका फ्लो और प्रेशर कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन इस थ्रॉटलिंग में क्या क्या चेंजेस आते हैं और किस तरीके से, मतलब इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी जो आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, ये सब चीजें आज हम रीड करेंगे। तो चलिए आपका अपना ज्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपना थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हाँ किस टाइप का प्रोसेस है और इसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज देख लीजिए कि इस हम एचएस डायग्राम को लेते हैं कि हमने प्रेशर 1 से प्रेशर 2 के बीच में कन्वर्जन किया, यानी कि प्रेशर 1.1 था, प्रेशर 2 जो कि लोअर प्रेशर है, ठीक है ना, हमने प्रेशर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में चेंज किया, यानी कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं 5 केजी से लेकर 3 केजी में कन्वर्जन किया, तो आपको ये दिख रहा है कि ये एंथैल्पी, जो एंथैल्पी है वो एंथैल्पी कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। कैसे है हम आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट नोट करते हैं कि
आइसेंथैल्पिक प्रोसेस मतलब कि एंथैल्पी उसकी कांस्टेंट होती है। हमने फेज चेंज भी किया, इसमें फेज चेंज भी होता है, उसके बाद भी इसकी एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। कैसे होता है? हमने भाई प्रेशर डाउन करेंगे तो टेम्परेचर भी डाउन होता है। अगर हमने किसी चीज को थ्रॉटल किया, अब जैसे कि हमारा मेन स्टीम का है 80 to 90 केजी है, टेम्परेचर 500 से ऊपर है, उसकी एंथैल्पी और जो कन्वर्जन किया हमने मतलब 4 केजी 5 केजी या 15 केजी के बीच में कन्वर्जन किया, उसका टेम्परेचर भी लोअर साइड में रहेगा। उसकी एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी इज द हीट कंटेंट, यानी कि जो स्टीम है उसके अंदर कितना हीट कंटेंट है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। ठीक है, तो उस हीट कंटेंट की मात्रा कैसे कांस्टेंट रहती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो पॉइंट से स्टार्ट किए कि ये एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। तो होता क्या है इसके अंदर, अगर हम एंथैल्पी की बात करें तो उसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है H = U + P ΔV। ठीक है, सो स्पेसिफिक वॉल्यूम के हिसाब से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, एक और फॉर्मूला यूज करते हैं इसके बाद इसके ऊपर जाने के लिए कि हमारा अगर स्टीम क्या होता है, हमारे गैस लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो गैस एज पर गैस लॉ PV = mRT। अगर हम V को हम करें कि हाँ V/m इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि हमारा अगर प्रेशर बढ़ता है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर कम होगा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहीं पर यहाँ पर होता है चेंज एंथैल्पी में। अगर हम आइडियल गैस, क्योंकि हम जब भी रीड करते हैं किसी भी चीज को तो हम एज आइडियली ट्रीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम अगर आइडियल गैस की बात करें तो इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की चेंज नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है कि हम जिस करस्पॉन्डिंगली जितना हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये क्या होता है कि ओवरऑल जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है वो कांस्टेंट रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हाँ जब भी हमारा H1 = H2 बोलते हैं। और समझते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा निकल गया होगा अगर आप बात करें तो और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम टीएस डायग्राम पकड़ते हैं। ठीक है, टीएस डायग्राम में हम क्या करते हैं कि हमने एक प्रेशर पॉइंट लिया P1, ठीक है, उसका टेम्परेचर है T1। ठीक है, मान लेते हैं P1 = 5 kg। ठीक है, 5 kg प्रेशर है P1 का और टेम्परेचर भी हमने इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो होगा, क्योंकि क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, पहले आपको ये मैंने रिमाइंड करा दूं, ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है वो है, इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन कर्व। ठीक है, सैचुरेशन कर्व यानी कि जो भी स्टीम इस सैचुरेशन कर्व के अंदर है उसके अंदर कुछ वो वेट स्टीम है, उसके अंदर कुछ ड्राइनेस फ्रैक्शन है, और जो भी स्टीम इस कर्व के ऊपर लाई करती है वो सैचुरेटेड स्टीम है, और जो भी है उसके बाहर है लाई करता है वो सुपरसेटेड स्टीम है। तो हमने क्या किया, P1 प्रेशर और T1 टेम्परेचर लिया, वो क्या है सैचुरेशन कर्व के अंदर है। ठीक है, वो प्रेशर हमने 5 kg लिया, तो इसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर हम लेते हैं करस्पॉन्डिंगली 150 से प्लस आएगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि 145 टेम्परेचर है। अगर हम बात करें कि 5 kg के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर कितना आएगा, तो मोर देन 150 आता है। तो करस्पॉन्डिंगली अगर हम टेम्परेचर लेते हैं, वेट स्टीम है, तो ये मान लीजिए 145 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिए। ठीक है, तो ये वेट स्टीम हुआ। ठीक है, तो वेट स्टीम को हमने क्या किया, थ्रॉटल किया, उसका प्रेशर रिडक्शन करके हम कहां पर आ गए, P2 = 3 kg। ठीक है, हमने 3 kg तक उसको रिड्यूस किया प्रेशर। अब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग जितना प्रेशर रिड्यूस होता है उसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है ना, जितना हमने प्रेशर रिड्यूस किया कि हाँ हमने क्या कर दिया 5 kg से 3 kg किया, तो उसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर रिड्यूस नहीं होता है। और टेम्परेचर कम होता है, नो डाउट, प्रेशर कम होगा टेम्परेचर कम होगा। पीवी = एनआरटी में देखेंगे तो हमारा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, लेकिन उसके बीच में जो फिनोमिना है ये वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये जो है इसको उतना कम होने नहीं देता है। तो अल्टीमेटली इसका क्या होता है, टेम्परेचर
जो T2 होता है वो लगभग हमारा 135 से 40 के बीच में, 140 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप देखेंगे स्टीम टेबल, तो हमारा स्टीम टेबल आप लेके बैठेगा, स्टीम टेबल में आप देखेंगे तो उसका टेम्परेचर होता है 130 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम होगा। और अगर हम बात करें कि इसका सैचुरेशन टेम्परेचर, तो वो हमारा लगभग 132 33 के आसपास आता है। तो हमारा क्या हुआ कि सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा हो गया, यानी कि कुछ डिग्री सेंटीग्रेड उसमें डिग्री ऑफ सुपरहीट ऐड हुआ। डिग्री ऑफ सुपरहीट क्या होता है? सैचुरेशन टेम्परेचर प्लस जो डिग्री ऑफ सुपरहीट इज इक्वल टू सुपरहीटेड स्टीम टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि जो सुपरहीटेड स्टीम टेम्परेचर और सैचुरेशन टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होता है, जिसको हम डिग्री ऑफ सुपरहीट बोलते हैं, वो कुछ इस लोअर प्रेशर में ऐड हुआ। और क्या हो गया कि लोअर प्रेशर में जब हो गया तो वो क्या हो गया, सुपरहीटेड स्टीम में चेंज हो गया फिनोमिना। आप स्टीम टेबल से कर सकते हैं, चीज चेक कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो ये क्या होता है, हम जब भी देखेंगे ना तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। और ये डिफरेंस क्यों आता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हाँ ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं। क्योंकि आइडल प्रोसेस में क्या होता है, जब हम आइडल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, आइडल थ्रॉटलिंग के बारे में, तो उसके अंदर कोई चेंज ऑफ हीट चेंज नहीं होता है, यानी कि उसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि Q इज इक्वल टू 0। हमने क्या कर दिया, इंसुलेशन लगा दिया उसके ऊपर। जब हम बात करेंगे पीआरडीएस के ऊपर, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है और उसके अंदर हीट लॉस 0 होता है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो होता है। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस पहला एसिंथैल्पिक प्रोसेस है, फिर एडियाबेटिक प्रोसेस है। तीसरा पॉइंट है, इसके अंदर कोई वर्क डन भी नहीं होता है, यानी कि स्टीम ने इस 5 केजी से 3 केजी में जो प्रेशर रिडक्शन हुआ, क्या उसमें कोई वर्क डन हुआ? क्या कोई वर्क डन नहीं हुआ, बस उसका प्रेशर रिडक्शन हुआ। उसने कोई काम तो किया नहीं। हमने क्या किया, थ्रॉटल करके उसको प्रेशराइज करके, अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए ठीक है, हमने इनलेट प्रेशर P1, टेम्परेचर T1, उसको आइसोलेशन वाल्व के थ्रू थ्रॉटल किया, कंप्रेस किया, कोई वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, इवन थोड़ा सा हीट एडिशन जरूर होता है, फ्रिक्शन बढ़ता है इसके अंदर, तो कुछ अमाउंट ऑफ टेम्परेचर यानी हीट एडिशन बढ़ता है, लेकिन वर्क डन स्टिल इक्वल टू 0, कोई वर्क डन नहीं हुआ। वर्क डन नहीं हुआ। तीसरा ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि हमने जो 3 केजी से 5 केजी में जो चेंज किया, वो 5 केजी से 3 केजी तो होगा नहीं, तो क्या हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये 4 चीजें होती हैं थ्रॉटलिंग में, ऐसा नहीं कि कोई एक चीज होती है। सेम वहीं पे यहाँ पे ये फिनोमिना, हम अगर इसको P1 पे और P1 और P2 पॉइंट पे ले जाएंगे, यानी कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे ले जाएंगे, तो जो 5 केजी है उसके करस्पॉन्डिंग, और जो 3 केजी है इसके करस्पॉन्डिंग, यानी कि P1 टेम्परेचर ये 5 केजी और ये 3 केजी का है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेम एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। ये क्या हुआ, इसका एक्स जो ट्रांसफेक्शन हुआ, और जो सुपरहीटेड जोन में गया, यानी कि सैचुरेशन कर्व के आगे जो चला गया पॉइंट, उसको हम सुपरहीटेड स्टीम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंथैल्पी हमारी लगभग आपको ग्राफ में भी दिख रहा है, थोड़ा सा चेंज होता है, आप बोलोगे तो बहुत माइनर चेंज होता है, बट वो करस्पॉन्डिंगली हम बात करें पूरे प्रोसेस के थ्रू, तो वो हम उसको कांस्टेंट लेके चलते हैं। इसीलिए तो जो कैलकुलेशन भी करते हैं ना, हम जो कैलकुलेशन करते हैं आगे करेंगे, अगर न्यूमेरिकल्स के ऊपर आते हैं, हमको मिलते हैं, तो ये हमको बोलेंगे कि हाँ उसको हम एंथैल्पी कांस्टेंट लेके ही चलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, लोगों को कंफ्यूजन रहता है कई बार। क्या होता है कि हम एंट्रोपी के बारे में बहुत सारा पढ़ते हैं, एंट्रोपी चेंज होता है, टरबाइन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम बहुत सारे थ्योरी वीडियोस और सब चीजें न्यूमेरिकल्स एंट्रोपी में पढ़ते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि हाँ कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लिख देते हैं कि हाँ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक क्या होता है, अगर हम बात करें तो उसके अंदर एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। आइसेंट्रोपिक में एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अगर हम सिंपल वर्ड में बोले, जो आपको अगर हम कहीं पे बुक में मिल जाएगा, रैंडमनेस मतलब क्या हुआ कि जिस सिस्टम में मूवमेंट है, मतलब वो जिधर जिधर भागता है, अभी हम एंट्रोपी पे नहीं जा रहे, बट हम एक
आईडी जनरेट करते हैं। एंट्रोपी में क्या होता है, जितना भी जो उसके मॉलिक्यूल्स है जितना फ्रीली वो मूव करें। गैसेस में एंट्रोपी ज्यादा होती है क्योंकि वो क्या होता है, बहुत जल्दी ज्यादा फ्रीली घूमते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। तो जो गैस की एंट्रोपी होती है वो ज्यादा होती है। अभी क्या हुआ, मैंने बताया आपको कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, प्रेशर हायर स्पेसिफिक वॉल्यूम कम, प्रेशर लोअर स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ गया। यानी कि हमारा जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो बढ़ गया, तो उसको क्या हो गया कि जो उसके मॉलिक्यूल्स है उसको फ्री करने का ज्यादा स्पेस मिल गया उसको, यानी कि वो फ्रीली मूवमेंट करने का स्पेस ज्यादा मिला, मूवमेंट ज्यादा हुआ। इसीलिए हमारा क्या होता है कि इसके अंदर एंट्रोपी इंक्रीज करती है। आप देख पा रहे हो दोनों प्रोसेस में, एचएस डायग्राम में भी और पीएच डायग्राम में, जो हमारा एंट्रोपी है वो इंक्रीज हुआ। तो ये भी पूछा जाता है क्या एंट्रोपी में कोई चेंज होगा, तो आप बोलोगे यस, क्योंकि क्या होता है कि उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि फ्री जो मूवमेंट है वो फ्री मूवमेंट बढ़ जाता है मॉलिक्यूल्स का, इसीलिए उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। बाकी एंथैल्पी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। आप चाहें तो कभी भी आप स्टीम टेबल लेके देखिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, 100 से 150 जूल का डिफरेंस आएगा आपको देखेंगे तो, मतलब बहुत ज्यादा किलो जूल का डिफरेंस आता है, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। आप बात करेंगे तो किलो कैलोरी में तो और भी कम हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है। तो आप इसको जरूर एक बार एप्लीकेबल करिएगा जो आपका सिस्टम है बिफोर डिसोपरेटिंग। अगर हम ऐसे मान लीजिए हम पीआरडीएस में देखते हैं, पीआरडीएस में चेक करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हम डिसोपरेटिंग ऐड करने के बाद जो हमको प्रेशर टेम्परेचर मिलता है हम उसमें एंथैल्पी निकालते हैं, तो वो ज्यादा हो जाएगा आपका चेंजेस। लेकिन जो थ्रॉटलिंग के बाद का प्रेशर टेम्परेचर है और उसके पहले का जो प्रेशर टेम्परेचर है उसकी आप निकालिएगा एंथैल्पी, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस किलो जूल में करेंगे तो लगभग 100 से 150 से या 150 के आसपास चेंज आएगा, बाकी किलो कैलोरी में तो और भी कम हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस अपने आप में कंप्लीट आप बोल सकते हैं कि हाँ एक ब्रांच है और समझने के लिए काफी कुछ इसके अंदर है, ठीक है। और भी कुछ इसके अंदर अगर आता है तो आपको मैं और भी अगर न्यूमेरिकल्स मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बट ये मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ समझने के लिए इसमें है। कुछ भी कंफ्यूजन हो आप मैसेज कर सकते हैं, मेरा जो फेसबुक पेज है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, बाकी यूट्यूब तो आपके लिए वो है कि आप कहीं भी उसमें कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज अपडेटेड रहिए और हाँ टेलीग्राम पे भी ऐड हो जाइए, मैं तो कहूंगा वहां पे आपको डायरेक्टली आपको क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली मैं उसके साथ अवेयर रहता हूँ, जुड़ा रहता हूँ। तो टेलीग्राम पे कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, वहां पे भी आप अगर आपको नहीं है तो आप जरूर मेरे फेसबुक पेज पे आइए, मैं वहां पर टेलीग्राम का जो लिंक है वो भेजता हूँ, वहां पे हम डायरेक्टली कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस हुआ, आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।